नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच। आज हम यूपीएससी सीसैट 2023 के पेपर की एनालिसिस करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ सीसैट जो है इस बार का कैट के लेवल का था, कुछ उसके क्वेश्चंस बहुत टफ थे। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस रियली बहुत टफ थे। क्वेश्चंस को उस टाइम फ्रेम में करना ये शायद बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बात का डिसीजन कि पेपर टफ था या नहीं था, इसका डिसीजन हम पूरे पेपर की एनालिसिस के बाद करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं और पूरा पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज के पास 10 पेयर रेड शूज़ थे, 9 पेयर वाइट शूज़ थे और 8 पेयर ब्लैक शूज़ थे। ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ शूज़ दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगल सिंगल शूज़ नहीं दिया हुआ है। उसे रेड पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, मतलब 2 शूज़ रेड कलर के चाहिए पहनने के लिए, इसलिए वो 1 बाय 1 पिक करता है उस बॉक्स से और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब वापस नहीं रखता है शूज़। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसे ऐसा करने के लिए, मतलब 2 रेड शूज़ सेलेक्ट करने के लिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगेंगे। ओके, इसे हम लिख लेते हैं कि रेड शूज़ हमारे पास कितने थे, 10 पेयर्स थे। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ रेड शूज़ 20 शूज़ थे। इसी तरीके से वाइट शूज़ हमारे पास कितने थे, 9 पेयर्स थे, यानी 18 टोटल शूज़ थे वाइट कलर के। इसी तरीके से हमारे पास ब्लैक शूज़ कितने थे, 8 पेयर्स थे। इसका मतलब 16 टोटल नंबर ऑफ ब्लैक शूज़ थे। अच्छा, हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जब भी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स निकालना है, इसका मतलब है कि अगर हम शुरुआत में सही शूज़ पिक कर लेंगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स नहीं होगा। तो हमें कैसे करना है कि पहले हमें सारे गलत सेलेक्ट करने हैं, जितने भी सारे गलत शूज़ हैं, यानी वाइट और ब्लैक, वो सारे शूज़ हम पहले, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है कि सारे गलत वाले ही हम ले लेंगे पहले। अच्छा, अब हम ये मानते हैं कि पहले हमने सारे वाइट शूज़ सेलेक्ट कर लिए, मतलब 18 के 18 शूज़ हमने पहले अटेम्प्ट किए और सारे सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब वाइट शूज़ ख़त्म हो गए तो हमने ब्लैक सारे 16 के 16 अटेम्प्ट्स किए और 16 अटेम्प्ट्स में सारे 16 शूज़ हमने सेलेक्ट कर लिए, पिक कर लिए। ओके, अब क्या हुआ, यानी 18 + 16 इतने अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, अब तो कोई और शूज़ बचा नहीं, अब रेड शूज़ ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। तो यानी अब जो सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट होगा वो रेड शूज़ का होगा, और हमें चूँकि पेयर शूज़ चाहिए रेड का, तो हम 2 बार हम सेलेक्ट कर देंगे, मतलब सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट। 18, 16 प्लस 2 और अटेम्प्ट, इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होंगे, यानी 35th अटेम्प्ट और 36th अटेम्प्ट, ये हमें रेड शूज़ दे देगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 36th अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैट्समैन को चौके छक्के और सिंगल्स की हेल्प से 25 रन बनाने हैं, मतलब 6 चौके मार के एक सिंगल लेके या 4 छक्के मार के एक सिंगल लेके, मतलब टोटल 25 रन उसको बनाने हैं। सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना है, कैसे भी बना सकता है वो, पहले चौका मारे या छक्का बाद में मारे, कैसे भी करे वो, उसे 25 रन टोटल बनाने हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, मतलब 25 रन वो कितने तरीके से बना सकता है। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को आपको सिंपली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा एक्चुअली, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, तो हम नंबर ऑफ वेज इसके काउंट कर लेते हैं। हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे ताकि ईजी रहे अपने लिए। सिक्सेस, फोर्स और सिंगल्स। पहले हमने मान लिया कि एक छक्का लगा। अब अगर एक छक्का लग चुका, इसका मतलब बाकी बचे 19 रन चौके और सिंगल्स की हेल्प से बनाएगा। तो अब इस पर हम केस बना लेते हैं। एक 6 को हम फिक्स कर देते हैं, छक्के को हम फिक्स कर देते हैं, चौके और सिंगल को हम वेरी करते रहते हैं। अब तो एक छक्का लगा, 4 चौके मार सकता है, 3 सिंगल ले सकता है, 3 चौके मार सकता है और 7 सिंगल ले सकता है। इस तरीके से 2 चौके 11 सिंगल्स, एक चौका 15 सिंगल्स, और एक भी चौके नहीं, 19 के 19 सिंगल रन से। इसी तरीके से 2 छक्के जब लगेंगे तो 13 रन बाकी बचे हुए चौकों और सिंगल की हेल्प से बनाएगा। इसके केसेस कैसे बन जाएंगे, 3 चौके लगे और सिंगल रन लिया, फिर 2 चौके लगे और 5 सिंगल लिया, एक चौका 9 सिंगल, या एक भी चौका नहीं 13। इस तरीके से जो 3 छक्के लग जाएंगे तो 7 रन रिमेनिंग बचा, और 7 रन चौके और सिंगल की मदद से बनाएगा। तो एक चौका 3 सिंगल लिया, 0 चौका और 7 के साथ पूरे सिंगल लिया। इसी तरीके से
4 छक्के लग जाएंगे तो 24 रन तो ऐसे ही बन गए, सिंगल बचा रन। इसका केस तो सिंपल एक ही बनेगा, यानी 0 चौके और 1 सिंगल। इसी तरीके से जब 0 छक्के मतलब एक भी छक्के नहीं लगे, सारा चौके और सिंगल की हेल्प से बनेगा, तो 25 के 25 रन पूरे चौके और सिंगल की हेल्प से बनाना है। तो इसके केसेस कैसे बन जाएंगे? इसके केस बनेंगे हमारे 6 चौके और 1 सिंगल, 5 चौके 5 सिंगल, 4 चौके 9 सिंगल, 3 चौके 13 सिंगल, 2 चौके 17 सिंगल और 1 चौका 21 सिंगल, और एक भी चौका नहीं, 25 के 25 रन सिंगल से। टोटल केसेस काउंट करेंगे तो 7 केसेस हमारे 0-6 के बन गए, 4 छक्कों के 1 केस, 3 छक्कों के 2 केस, 2 छक्कों के 4 केस और 1 सिंगल छक्के का 5 केस। टोटल आप काउंट करेंगे 19 टोटल केसेस आएंगे। ये इसका आंसर है बी, 19। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 लेटर्स हैं और 4 एनवलप हैं। हर लेटर पे एक करेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है, यानी हर लेटर एक करेक्ट एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम सारे लेटर्स को रैंडमली एनवलप्स में भर देते हैं तो ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, कौन सी इसमें सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक लेटर, यानी सिर्फ एक लेटर इन करेक्ट एनवलप में जाए, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि क्या ऐसे सिर्फ 6 तरीके ही हो सकते हैं कि 2 लेटर्स सही एनवलप में जाएं। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं लेटर्स 1 2 3 4 हैं और एनवलप्स ABCD हैं। पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एग्जैक्टली सिर्फ एक लेटर इनकरेक्ट एनवलप में जाए। अच्छा, मान लेते हैं हम कि पहला लेटर इनकरेक्ट है, पहला लेटर इनकरेक्ट एनवलप में गया है और बाकी 3 अपने सही एनवलप में गए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना, कि अगर 3 लेटर सही एनवलप में हैं तो ऑटोमेटिकली जो चौथा लेटर होगा वो तो करेक्ट एड्रेस में ही जाएगा ना, करेक्ट एनवलप में ही जाएगा ना। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। अगर इसका उल्टा बोलता, मान लीजिए इसका उल्टा बोलता कि एग्जैक्टली 1 लेटर गोज़ इन एन करेक्ट एनवलप, अगर करेक्ट एनवलप बोलता तब पॉसिबिलिटी थी कि ये स्टेटमेंट सही होता। अभी तो ये गलत है स्टेटमेंट ना भाई। जब 3 लेटर्स अगर सही एड्रेस में है तो चौथा लेटर तो ऑटोमेटिकली सही एड्रेस में जाएगा ना, तो गलत तो जा ही नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसी तरीके से हम अगला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। अगले स्टेटमेंट में ये कहता है कि ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं कि जिसमें से 2 लेटर्स को हम करेक्ट एनवलप में डाल सकते हैं। पहले हम मान लेते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए 1 और 2 लेटर्स थे जो कि A और B में इंसर्ट किए गए, A और B में डाल दिए गए। अब 1 और 2 करेक्ट लेटर करेक्ट एड्रेस पे हैं, तो बाकी बचे 3 और 4 हमारे इनकरेक्ट हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, अब 3 वाला D में चला जाए और 4 वाला C में चला जाए, तभी वो गलत इनकरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हो सकता है, यानी जब 1 और 2 को हमने सेलेक्ट किया तो एक तरीका हो सकता है। इस तरीके से हम 1 और 3 को सेलेक्ट करते हैं, 1 और 3 सही में है तो बाकी बचे 2 और 4 रॉन्ग एड्रेस पे जाएंगे। अब एक ही तरीका ऐसा हो सकता है 2 वाला D में चला जाए और 4 वाला B में चला जाए। इस तरीके से 1 का एक और बनेगा केस 1 और 4 का। इसी तरीके से 2 3 का केस बनेगा, 2 और 3 सही हैं, 2 4 सही हैं, 3 4 सही हैं। तो ऐसे काउंट करेंगे आप, टोटल 6 वेज हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक हम इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं कि भाई 4 लेटर हैं हमारे, 4 लेटर में 2 लेटर हमें करेक्ट एड्रेस पे डालने हैं। ओके, 4 में से चूज़ करने हैं हमें, 2 लेटर चूज़ करने हैं, तो हम कैसे चूज़ करेंगे? 4C2 तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 वेज आ जाएंगे। 4C2 तरीके से हम सही एड्रेस पे 2 लेटर को डाल सकते हैं। इसका आंसर B 2 ओनली होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा नंबर दिया गया है, उसे हमें 100 से डिवाइड करना है और ये बताना है इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जब डिवाइड करके देखेंगे 100 से तो ये पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। अगर पूरा डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस टर्म का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, 2 4 6 या 8 क्या होगा। जब भी हमें ऐसा यूनिट डिजिट पूछे तो हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं होता है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है उससे ही मतलब होता है। ओके,
यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 945 आएगा। 2 से सिर्फ हमें यहाँ मतलब है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो साइक्लिसिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है, जिसे पावर साइकिल भी कहते हैं। एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं पावर साइकिल का क्या कंसेप्ट है। जैसे 2, यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस पे दिया गया है तो हम 2 ही ले लेते हैं पहले। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की पावर 5 अगर लेंगे आप तो अगेन 32, जिसमें 2 यूनिट प्लेस पे आने लगता है। इसी तरीके से 2 की पावर 6 लेंगे तो 64 यानी यूनिट प्लेस पे 4 आता है। इसी तरीके से 2 की पावर 7 लेंगे तो 128 पावर 8 आता है। इस तरीके से 2 की पावर 8 लेंगे 256 पावर 6 आने लगता है। इसका मतलब क्या है, 4 के बाद 2 की पावर 4 के बाद नंबर अपने आप को वापस से रिपीट करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 इसकी साइक्लिसिटी हो गई। ओके, 4 के बाद वो दोबारा से रिपीट होने लगता है, 2486 वापस से रिपीट होगा, 2486 वापस से 2486, इस तरह इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। इस तरीके से हम 3 का देख लेते हैं एक बार क्या साइक्लिसिटी आती है। 3 का भी सेम, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 होता है, जिसमें 7 यूनिट प्लेस पे है। 3 की पावर 4 81, जिसमें 1 यूनिट प्लेस पे। अगेन 3 की पावर 5 243। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 4 के बाद वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि साइक्लिसिटी जो 3 की है वो 4 ही है। इस तरीके से 4 देख लेते हैं तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 आता है। यानी यहाँ पे 4 के बाद नहीं, यहाँ के 2 के बाद ही 4 रिपीट होने लगता है, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितना हो गया, 2 हो गया साइक्लिसिटी। ठीक है, इस तरह से हम चार्ट बना लेते हैं। पूरा चार्ट में एक बार लिख लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा आगे भी समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, कितनी देर बाद वो रिपीट होता है, यानी कितने नंबर के बाद वो रिपीट होता है, उसकी साइक्लिसिटी क्या है। 0 1 5 6 जब आप निकालेंगे इसकी, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 सब में 5 ही आता है। ठीक है, 6 की पावर 1 में भी इस तरह होता है। 0 1 5 6 का जो है जो नंबर है वही साइक्लिसिटी है। ओके, उतनी ही मतलब 1 ही साइक्लिसिटी है उसकी। ठीक है, 2 3 7 8 है, उसके आप निकाल के देखेंगे तो 4, 2 की 3 अभी 2 और 3 का हमने निकाला है अभी, बाकी 7 8 का निकाल के आप देख सकते हैं, तो उसकी साइक्लिसिटी 4 ही आएगी। इस तरीके से 4 और 9 की साइक्लिसिटी, 4 का हमने देखा था यहाँ पे 2 साइक्लिसिटी, 9 की भी 2 ही आएगी। ओके, तो ये टेबल हमें मोर और लेस हमें याद रखना है हमेशा। थोड़ा सा याद रखेंगे, नहीं भी याद रखेंगे तो वहाँ पे इजीली हो जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, 2 की पावर 72 मान लीजिए ले लेते हैं। 72 को जब साइक्लिसिटी 4 है तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार 72 को। ओके, 72 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। ओके, अगर पूरा पूरा डिविजिबल है, 72 को डिवाइड करेंगे जब 4 से तो 18 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है वो। अगर 73 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा वो, और रिमाइंडर 1 बचता। अगर रिमाइंडर 1 बचता इसका मतलब है 2 की पावर 1 2 आंसर आता। इसमें डिवाइड पूरा पूरा हो जा रहा है 4 से, इसका मतलब 2 की पावर 4 16, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा इसका। इसी तरीके से हम एक बार 2 की पावर 9 देख लेते हैं। 2 की पावर 9 है तो 9 को चूँकि साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 4 2 8, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 का मतलब है कि 2 की पावर 4 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसके बाद 2 की पावर 1, रिमाइंडर 1 आया है 2 की पावर 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2, यूनिट प्लेस पे 2 की पावर 1 2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 5 7 2 4 2 टू द पावर 945 था हमारा, 945 है और यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसकी चूँकि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 945 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 136 बार वो पूरा पूरा चला जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो फिर से देखेंगे 2 टू पावर 4 तक तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा 4 से। 2 टू पावर 1 आएगा 2, यानी यहाँ पे 2 टू पावर 1 2 यूनिट प्लेस पे आएगा, इसका आंसर हो जाएगा A2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 277 टू द पावर ऑफ 134, इसका हमें यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट पे क्या यूनिट डिजिट क्या होगा इसका फाइंड करना है। यहाँ पे 7 है चूँकि यूनिट प्लेस पे, तो हम एक बार 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, अगेन 4, तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो हम 134 को एक बार 4 से डिवाइड कर लेंगे और हमें रिमाइंडर इसमें मिल जाएगा 2। ओके, जब आप करके देखेंगे तो इसको 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। 2 रिमाइंडर का मतलब है 7 टू द पावर 2। ओके, 7 टू द पावर 2 कितना होता है 49, यानी 9 इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ABC और DEF हमारे 3 डिजिट नंबर्स हैं और वो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। मतलब A B के बराबर नहीं है और C के बराबर नहीं है, C D के बराबर नहीं है, D E के बराबर, मतलब आपस में कोई भी बराबर नहीं है, एंड नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। मतलब ये जो भी A B C D E
एफ नंबर्स हैं ये हमारे ज़ीरो नहीं है, मतलब 1 से 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, ज़ीरो नहीं है। और ये कंडीशन दी गई है कि ए बी सी और डी ई एफ जब हम इनको ऐड करते हैं तो एडिशन में 1 1 1 1 ये एडिशन करने के बाद नंबर मिलता है हमें। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू बतानी है टोटल। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि सी और एफ को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ 1 दिया हुआ है। सी चूँकि नॉन ज़ीरो है, एफ भी हमारा नॉन ज़ीरो है, तो एक और एक पॉसिबिलिटी जो सी और एफ को ऐड करने के बाद आएगी वो है 11। 21 नहीं हो सकती, क्योंकि 21 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सी और एफ हमारे अगर हम 9 और 8 ले लेते हैं, मैक्सिमम नंबर दोनों को ले लेते हैं, तो हमारा 9 और 8 का एडिशन जो आता है वो 17 आता है। मतलब 17 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो 21 तो नहीं हो सकता। मतलब एक और एक पॉसिबिलिटी सी प्लस एफ को ऐड करने के बाद आती है, 11 ही होता है। अगर सी प्लस एफ को ऐड करने के बाद 11 आता है तो यानी 1 आ गया, यहाँ पे कैरी 1 चला गया। अब हम सी और एफ की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 11 कैसे ला सकते हैं हम मान लेते हैं कि 9 और 2 नंबर है, कोई भी आप मान सकते हो, कोई भी आप नंबर, 2 नंबर आप मान सकते हैं सी और एफ को ऐड करने के बाद। ओके, हम यहाँ पे इनिशिएशन के लिए मान लेते हैं 9 और 2 है सी और एफ की वैल्यू। ओके, इस तरीके से अब बी प्लस ई और एक कैरी था हमारे पास, उसको इन तीनों को ऐड करने के बाद अगेन 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 11 ही होगा। सेम आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी 11 ही हो सकता है सिर्फ, और कुछ नहीं हो सकता। तो यानी बी प्लस ई क्या हो जाएगा, 10। बी प्लस ई अगर 10 आता है तो फिर से हम कुछ नंबर मान लेंगे। बी को हम यहाँ पे अपने सिंप्लिसिटी के हिसाब से 7 और ई 3 मान लेते हैं। ओके, अब फिर से यहाँ पे हम देखेंगे ए प्लस डी प्लस 1 कैरी, जो बी प्लस ई ऐड करने के बाद 1 कैरी आया था, इसका एडिशन भी 11 साफ साफ दिख रहा है हमें, यहाँ पे 11 आएगा। तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा हमारा, 10, अगेन 10 हो जाएगा ए प्लस डी। अब यहाँ पे हम ए और डी को कुछ भी नहीं मान सकते, बाकी नंबर्स हम मान चुके हैं और सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो ए और डी की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, ए और डी 1 और 9 हो नहीं सकता, क्योंकि 9 हम पहले ले चुके हैं। 2 और 8 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 2 हम पहले ले चुके हैं। 3 और 7 भी हम पहले ले चुके हैं, तो 3 7 भी नहीं हो सकता। 4 और 6, हाँ 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। 5 5 हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर बोला गया है, 5 5 इक्वल हो जाएगा। ओके, तो 4 और 6 हमारे डिस्टिंक्ट नंबर हैं। ए की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई 6। अब हमें बताना क्या है, सबको ऐड करना है हमें। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसको ऐड करेंगे। 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, इसको जब टोटल आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 31 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी 31। ओके फ्रेंड्स, तो हमने कुछ क्वेश्चंस 7 से 8 क्वेश्चन सी सेट के हमने देखे अभी। ये मीडियम लेवल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। और आने वाले वक्त में बाकी नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन टफ हैं, रियली टफ हैं, उनको हम आने वाले वक्त में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।